हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 11 गणित में हमारा पहला चैप्टर भाई, जिसका नाम है समुच्चय सेट्स। तो भाई इस वाले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि आपको सबसे पहले बताएंगे कि भाई समुच्चय होता क्या है, इसे हम लिखते किस प्रकार से हैं, और भाई जो जो परिभाषाएं यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेंगी वो आपको हम सब बताने वाले हैं। और भाई इसी वीडियो में आगे चलकर हम इस पाठ की जो पहली प्रश्नावली है उसे भी हल करेंगे। ठीक है, तो भाई वीडियो में ना अंत तक बने रहिएगा। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि ये समुच्चय होता क्या है। तो भाई जो समुच्चय की परिभाषा हमें किताब में मिलती है वो कुछ इस प्रकार से होती है: वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। अर्थात भाई अगर आपके पास कोई वस्तुओं का समूह है और उसकी ना एक निश्चित परिभाषा बन पा रही है तो आप उसे समुच्चय कह सकते हो। भाई अंग्रेजी में कहेंगे तो कहेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन। भाई कलेक्शन तो किसी भी चीज का है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वेल डिफाइंड होना चाहिए। अर्थात भाई उसकी एक निश्चित परिभाषा होनी चाहिए। अब भाई जैसे आपसे कह दे कि प्राकृतिक संख्याएं हैं, अब भाई जैसे ही आप सुनते हो प्राकृतिक संख्याएं तो भाई आपके दिमाग में आ जाता है कि ये संख्याएं एक से शुरू होती हैं और 1 2 3 4 5 इस प्रकार से आप आगे लिखते चले जाओ। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य शामिल नहीं होता है। अब आपको ये सब कैसे पता चला? क्योंकि भाई आपने प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा पढ़ी हुई है। अर्थात जैसे ही आप प्राकृतिक संख्याओं को सुनते हो तो भाई आपकी समझ में आ जाता है कि एक इसकी ना निश्चित परिभाषा होती है। जैसे जैसे भाई कह दे कि पूर्णांक। अब भाई पूर्णांक भी आपने पढ़े हैं और भाई आपको पता है कि पूर्णांकों की भी एक निश्चित परिभाषा होती है। इसी प्रकार से अगर आपसे कह दे कि भाई परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याएं भी आपने पढ़ी हुई हैं और आपको भाई पता है कि एक इसकी निश्चित परिभाषा होती है। भाई अगर परिभाषा नहीं होगी तो आप पहचान कैसे पाओगे कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है? तो भाई जो भी हमने यहां पे लिखा है इनकी ना एक निश्चित परिभाषा है। तो अगर इनकी एक निश्चित परिभाषा है तो ये सब समुच्चय हैं, और अगर किसी चीज की निश्चित परिभाषा नहीं है तो वह समुच्चय नहीं होगा। अब देख लो भाई उनको भी। अब भाई हमने यहां पर ना 2 उदाहरण आपको लिखे हुए हैं। पहला है कि भारत के शीर्ष 10 गणितज्ञ। अब देख लो, गणितज्ञ तो मान लो आपको भाई पता है कि भारत में कितने हैं, आपको भाई जितने पता है आप उतने लिख सकते हो, लेकिन यहां पर कह रहा है कि टॉप 10 गणितज्ञ कौन से हैं। अब भाई टॉप 10 में आने की ना कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती है कि भाई आप इतना पढ़े लिखे हो तो आप टॉप 10 में आओगे, या इतना पढ़े लिखे नहीं हो तो आप टॉप 10 में नहीं आओगे। ऐसा तो कुछ निश्चित रूप से नहीं बनाया गया है, तो आप भारत के शीर्ष 10 गणितज्ञ नहीं बता पाओगे। भाई जिससे भी पूछोगे वो आपको अलग अलग बताएगा अपने हिसाब से बना के कि भाई हमें तो ये लगते हैं, हमें तो वो लगते हैं, टॉप 10 में आना चाहिए। तो अगर परिभाषाएं अलग अलग बन रही हो तो भाई समझ जाओ कि यह एक समुच्चय नहीं होगा। अगर बहुत सारे लोग या भाई सभी लोग शीर्ष 10 गणितज्ञ सेम बता दें तो भाई समझ जाओ कि इसकी एक निश्चित परिभाषा है, तभी तो आदमी सेम उदाहरण बता रहा है। अब यहां पर देख लो, 10 सबसे शक्तिशाली जानवर। अगर आपसे कह दे कि भाई 10 जानवर बताओ तो आप बता दोगे। आपसे कह दे 10 शक्तिशाली जानवर बताओ तब भी आप बता दोगे। आपकी जो मर्जी आएगा आप वो बताओगे। भाई जानवर तो जानवर हैं, लेकिन कह रहा है कि 10 सबसे शक्तिशाली, और ये सबसे शक्तिशाली कौन है इसकी ना कोई निश्चित पैमाना तो होता नहीं है। तो आप जिससे भी पूछोगे वो 10 अलग अलग जानवरों के नाम बताएगा। ठीक है कि भाई टॉप पे ये हैं, सेकंड पे ये आएंगे, थर्ड पे ये आएंगे, फोर्थ पे ये आएगा। तो इन सब की ना एक निश्चित परिभाषा नहीं है, इसीलिए ये समुच्चय नहीं माने जाएंगे। तो भाई समुच्चय वही माने जाते हैं जिनकी एक निश्चित परिभाषा होती है, और भाई आप किसी से पूछ के देख लो वो आपको वही बताएगा। जैसे आपसे कह दे कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर बताओ तो भाई सबको पता है कि यही 5 होते हैं। आप चाहे जहां भाई पूरी दुनिया में पूछ लो जाके, वो आपको भाई यही 5 बताएंगे, क्योंकि भाई यही 5 होते ही हैं, इनकी एक निश्चित परिभाषा है कि यही 5 होते हैं। तो ये समुच्चय हो जाएगा, लेकिन भाई ये वाले समुच्चय नहीं होंगे। ठीक है, तो भाई अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि समुच्चय होता क्या है। अब आपको हम बताने वाले हैं कि समुच्चय को किस प्रकार से लिखा जाता है।
अब भाई यहां ध्यान से देखिएगा, समुच्चय लिखने की ना दो विधियां होती हैं। पहले तो होती है रोस्टर या सारणी रूप। भाई इसके दो नाम होते हैं, या तो आपसे रोस्टर कहेगा या सारणी रूप कहेगा, दोनों एक ही रूप होते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक और विधि है, उसका भाई नाम होता है समुच्चय निर्माण विधि। तो भाई हम बारी बारी से ना आपको दोनों विधियां बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि भाई ये रोस्टर या सारणी रूप क्या होता है। भाई रूप चाहे जो भी हो, समुच्चय को हमेशा मंझले ब्रैकेट में लिखते हैं और हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षर द्वारा आपको भाई प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार से अंग्रेजी का बड़ा अक्षर यहां होगा और यहां हमेशा यही वाला ब्रैकेट बना होगा। अब पहले आप देख लो कि भाई रोस्टर या सारणी रूप होता क्या है। जैसे आप ना इस प्रकार से संख्याएं लिख दो, ठीक है, तो भाई ये हो गया हमारा रोस्टर या सारणी रूप। जब भाई मंझला ब्रैकेट के अंदर संख्याएं या अवयव लिखे हों तो उसे हम कहते हैं रोस्टर या सारणी रूप। अब अंदर जो भी संख्याएं हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इन्हें हम कहते हैं अवयव। भाई अंग्रेजी में इन्हें कहते हैं एलिमेंट्स। तो हम यहां कह देंगे कि जो हमारा समुच्चय ए है इसमें 6 एलिमेंट हैं। अगर आपसे गिनने को बोल दे तो हम कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो कितने भाई हैं यहाँ पे? 6 एलिमेंट्स हैं। तो अगर आपसे गिनने को कहेगा तो आप इस प्रकार से लिखोगे। और भाई समुच्चय में ना सारणी रूप में आप समुच्चय को कुछ इस प्रकार से लिखते हो। अगर आपको मान लो भाई अंग्रेजी के वॉवेल्स लिखने हो तो आप कैसे लिखोगे? ए, ई, आई, ओ, यू, इस प्रकार से। यहां पर अंग्रेजी का बड़ा अक्षर और भाई मंझले ब्रैकेट के अंदर आपको अवयव लिख देने हैं। तो भाई ये हो गई हमारी रोस्टर या सारणी रूप, ठीक है। और जो अंदर हमारी संख्याएं लिखी होती हैं उन्हें हम कहते हैं अवयव। एक और चीज है भाई, एक और निशान होता है, ये आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, इसे हम कहते हैं एप्सिलॉन। क्या कहते हैं इसे? एप्सिलॉन। लेकिन भाई यहां इसे हम एप्सिलॉन नहीं कहेंगे, यहां हम कहेंगे एलिमेंट, ठीक है। अब देखना कैसे। अब देखो ए में 1 2 3 4 5 6 हमारे पास कुल मिलाकर 6 अवयव हैं, ठीक है। अब आपसे पूछ दे कि भाई क्या 2 ए का अवयव है या नहीं है, तो भाई आपको पता है कि जो 2 है वो ए का अवयव है, लेकिन आप लिखोगे कैसे? हम इसे लिखेंगे कुछ इस प्रकार से। और भाई पढ़ेंगे 2 इज एलिमेंट ऑफ ए, अर्थात भाई जो 2 है वो ए का अवयव है, ठीक है। तो अगर अवयव है तो आप इस प्रकार से लिखोगे। अब भाई मान लो कह दे 7, अब भाई आपको पता है कि ए में 7 कोई अवयव नहीं है। अगर अवयव नहीं है तो आप उसे इस प्रकार से काट दोगे, ठीक है। तो अवयव दिखाने के लिए हम एप्सिलॉन का प्रयोग करेंगे। अगर अवयव है तो वहां आप दिखा दो एप्सिलॉन, अगर भाई अवयव नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट। भाई एप्सिलॉन को इस प्रकार से काट दीजिए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी रोस्टर या सारणी रूप, ठीक है। अभी समुच्चय निर्माण विधि और भाई रोस्टर में डिफरेंस क्या है ये देख लो। अब जैसे भाई मान लो कि हमारे पास कोई वर्ड दिया हुआ है स्कूल, अब आपसे कह दे कि इसके अक्षरों को ना आप सारणी रूप में लिखो, रोस्टर रूप में लिख के दिखाओ। तो भाई ना रोस्टर रूप की एक खास बात होती है कि वहां पर कोई भी अवयव दोबारा नहीं लिखा जाता है। भाई आया वो चाहे 4 10 15 20 बार हो, लेकिन लिखा केवल एक ही बार जाएगा। कैसे लिखोगे? एस हो गया, सी हो गया, एच हो गया, ओ हो गया और एल हो गया, इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगर आपको स्कूल शब्द के अक्षरों को लिखना है रोस्टर फॉर्म में तो आप कुछ इस प्रकार से लिखोगे, अर्थात भाई प्रत्येक अवयव को केवल एक ही बार लिखा जाता है। तो ये खास बात है सारणी रूप की। तो भाई ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कोई भी अवयव इसके अंदर दोबारा नहीं लिखा जाता है। तो रोस्टर रूप तो आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो समुच्चय निर्माण विधि क्या होती है। भाई ये खास है, समुच्चय निर्माण विधि पढ़ने के लिए आपको ना पता होना चाहिए कि जो पर्टिकुलर अवयव लिखे हुए हैं ये हैं कौन चीज। अगर भाई आप समझ नहीं पा रहे हो कि SCHOL की कौन सी चीज है, ये कहां से प्रकट हो गए हैं, तो भाई आप इसकी समुच्चय निर्माण विधि नहीं लिख पाओगे। तो आप सबसे पहले पहचान लो, मान लो भाई ये चीज हट गई यहां से, ठीक है, अभी केवल इतना लिखा हुआ है, तो आपको पहले पहचानना पड़ेगा कि ये स्कूल शब्द के अक्षर हैं, ठीक है। अब देखना समुच्चय निर्माण विधि हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे x कॉलन x, x कॉलन x। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई x यहां पर क्या है। जो ये वाला x है वो अवयव को निरूपित करता है। तो अब आप बताओ कि x क्या है। तो आप सबसे पहले भाई जानो कि ये लिखा क्या है। ये स्कूल शब्द के अक्षर हैं, तो यहां आप लिखोगे x कॉलन x, स्कूल शब्द का अक्षर है, इस प्रकार से।
और भाई ये हो जाएगी हमारी समुच्चय निर्माण विधि। तो समुच्चय निर्माण विधि के लिए ना आपको उसकी परिभाषा का पता होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर कहीं पर भाई लिखा हो हमारे पास कोई समुच्चय इस प्रकार से है बी, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब ऐसे लिखा हुआ है तो ये तो रोस्टर फॉर्म हो गया। अब आपसे कह दे कि भाई इसकी निर्माण विधि लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो चीजें लिखी हुई हैं ये है कौन सी चीजें, या आखिर कहां से आ गई, ये कौन है। तो आप भाई पढ़ोगे और भाई देखकर जानोगे कि ये तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर लिखे हुए हैं। जब आप समझ गए कि ये हैं क्या, तो आप यहां लिख दो x:x, फिर यहां लिखोगे अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, और भाई ये हो जाएगी आपकी समुच्चय निर्माण विधि। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई पर्टिकुलर चीज लिखी क्या है। एक उदाहरण और देख लो, जैसे मान लो हमारे पास कोई डी समुच्चय है और लिखा हुआ है 2 4 6 8 ... इस प्रकार से हमारे पास कोई समुच्चय है। अब आप भाई पहचानो कि ये क्या लिखा हुआ है, ये है क्या, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अब भाई देखो कि इनकी परिभाषा क्या बन रही है, आपके हिसाब से ये क्या लिखे हुए हैं। तो भाई ये 2 के गुणज हैं जो कि भाई बस चलते चले जा रहे हैं, अपरिमित रूप से लिखे हुए हैं, और ये 2 के गुणज हैं। अगर आपको इनकी लिखनी पड़े समुच्चय निर्माण विधि कैसे लिखोगे भाई, यहां लिखोगे x:x, ठीक है। आप यहां ऐसे भी लिख सकते हो x = 2n, ठीक है, x = 2n, जहां पर n क्या है, n प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। अर्थात भाई प्राकृतिक संख्या हमने क्यों लिखी हुई है, आप n का मान पहले 1 रखो तो x का मान पहले 2 आएगा, 2 रखोगे 4 आएगा, 3 रखोगे 6 आएगा, 4 रखोगे 8 आएगा। तो भाई ऐसे ना आपको पहचानना पड़ेगा कि कोई भी चीज क्या लिखी हुई है, तभी आप उसकी ना निर्माण विधि लिख पाओगे, ठीक है। तो भाई इतना तो आपके समझ में आ गया होगा कि समुच्चय होता क्या है, उसे हम किस प्रकार से दिखाते हैं, ये रोस्टर या सारणी रूप क्या होता है, और भाई ये निर्माण विधि क्या होती है। अगर आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया है तो भाई आप प्रश्नावली 1.1 को खोल सकते हैं। और भाई अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1 को। अब पहला सवाल देख लो भाई, एकदम सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं है इनमें। यहां पर हमारे पास 9 खंड हैं, आपको बताना है कि भाई फला चीज समुच्चय है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, आपको ये सब बताना है, ठीक है। तो भाई स्क्रीन पर आपको यहां सवाल दिख रहे होंगे, बस आपको देख देख के लगाना है। कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब भाई जे अक्षर से कौन कौन से महीने शुरू होते हैं ये तो आपको पता ही होना चाहिए। भाई पहला तो होता है जनवरी, ठीक है, दूसरा भाई क्या होता है जून, और भाई तीसरा कौन सा होता है जुलाई। केवल 3 ही महीने ऐसे होते हैं जो जे अक्षर से शुरू होते हैं। तो भाई यहां तो ना एक पर्टिकुलर परिभाषा हो गई, आप किसी से पूछ लो ना तो वो केवल 3 महीने ही आपको बताएगा। अगर सबका आंसर सेम है तो आप समझ जाओ कि यह समुच्चय है। अगर भाई लोगों के आंसर अलग अलग हो जाएं तो आप भाई समझ जाओ कि यह समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। अभी दूसरा देख लो, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। जैसे कह दे कि सबसे अधिक, आप समझ जाओ कि भाई यह समुच्चय नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई सबसे अधिक कौन है ये बात किसी को नहीं पता है, इसका कोई एक निश्चित पैमाना नहीं है। जैसे तीसरा देख लो, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। आप भाई भारत वालों से पूछो तो भारत के बारे में बताएंगे कि भाई सचिन ग्रेट है, विराट कोहली ग्रेट है। पाकिस्तान से पूछोगे तो भाई वे अपने खिलाड़ियों के नाम बताएंगे, ऑस्ट्रेलिया से पूछोगे वह अपने खिलाड़ियों के नाम बताएंगे। लेकिन भाई सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज कौन है इसका कोई निश्चित पैमाना मौजूद नहीं है, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं होगा। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब भाई आपकी कक्षा में कुल कितने बालक हैं ये बात फिक्स है, भाई 50 हैं, 60 हैं, 30 हैं, ठीक है, तो यह एक समुच्चय होगा। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अब भाई प्राकृतिक संख्याएं आ गई तो ये पक्का पक्का समुच्चय है, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, यह भी समुच्चय होगा। अगर यहीं पर आपसे कह देता कि सबसे अधिक अच्छे लगने वाले उपन्यास कौन से हैं तो वो समुच्चय नहीं होता, क्योंकि भाई सबसे अधिक अच्छा कौन लगेगा इसका कोई पैमाना तो है नहीं। लेकिन यहां कह रहा है कि नहीं, लिखित उपन्यासों का संग्रह तो समुच्चय होगा। सभी समपूर्णांक समुच्चय होगा। भाई समपूर्णांक आपको पता है कि समपूर्णांक कौन से होते हैं,
इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। यह भी फिक्स है कि भाई इस पूरे अध्याय में कौन कौन से प्रश्न हैं, यह भी समुच्चय होगा। अभी कह रहा है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अभी हमने आपको बताया था कि भाई सबसे अधिक खतरनाक कौन है, ये बात किसी को नहीं पता है। कोई परिभाषा तो है नहीं कि भाई सबसे अधिक खतरनाक शेर है, चीता है, कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं होगा। अब भाई प्रश्न नंबर 2 को देख लीजिए। हमारे पास यहां कोई समुच्चय ए है और हमारे पास यहां कुल मिलाकर 1 से लेकर 6 तक 6 अवयव दिए गए हैं और भाई कह रहा है कि आपको ना एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट भरना है। जैसे पहले में देख लो, लिखा है 5 और यहां लिखा है ए, तो भाई जो 5 है वो तो ए में मौजूद है, अगर मौजूद है तो आप एप्सिलॉन भरोगे और अगर मौजूद नहीं है तो आप एप्सिलॉन नॉट भर दोगे। जैसे 8 में आप क्या भरोगे, एप्सिलॉन नॉट। तो भाई ये तो आप अपने आप भी कर सकते हो कि जो चीजें मौजूद हैं वहां आप एप्सिलॉन भर दो और भाई जो चीजें मौजूद नहीं है वहां आप एप्सिलॉन नॉट भर दो। तो भाई प्रश्न नंबर 2 ना आप खुद से लगा लेना, पूरा कुछ भी नहीं है उसमें। अब प्रश्न नंबर 3 पे आ जाओ। कह रहा है कि भाई निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। अभी भाई प्रश्न नंबर 3 में क्या है कि 6 खंड है हमारे पास। भाई 6 खंड में क्या है कि समुच्चय निर्माण विधि लिखी हुई है और कह रहा है कि इसका ना रोस्टर लिख के दिखाओ। अब भाई पहला सवाल देख लो। कह रहा है कि x कॉलन x एक पूर्णांक है, कहां से कहां तक है, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। अब भाई आप बता दो कि -3 से बड़े पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और भाई जाना कहां तक है, 7 से कम रखना है तो 4, 5, 6। तो भाई ये हो गए जो -3 से बड़े हैं और 7 से छोटे पूर्णांक हैं। तो भाई वो थी समुच्चय निर्माण विधि और ये हो गई हमारी रोस्टर विधि। अगले में कह रहा है कि x कॉलन x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। अब आप भाई बता दो कि 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। भाई प्राकृतिक संख्याओं में शून्य तो आता नहीं है, ठीक है। अभी देखना, 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है। अभी आपको ना 2 अंकों की ऐसी संख्याएं लिखनी है जिनके अंकों का योगफल 8 हो। अब देखना, जैसे आप लिख दो 17, 1 और 7 8 हो गए ना मिला के, यहां लिख दो 26, ठीक है। अब 3 वाले में 35, 4 वाले में 44, 5 वाले में यहां जस्ट उल्टा 53, फिर यहां 62 और यहां हो जाएगा 71। कुल मिलाकर ये वे संख्याएं हैं जो भाई 2 अंकों की हैं और अंकों का योगफल है 8। अभी कह रहा है एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। अब क्या करना है आपको, संख्या 60 के ना गुणनखंड ज्ञात करने हैं। संख्या 60 के तो भाई ज्ञात कराओ। पहले 2 से काट लो, यहां 30 आएगा, फिर 2 से काटोगे 15 आएगा। अभी 2 से कटेगा नहीं तो भाई 3 आएगा, यहां 5, फिर भाई 5 से कट जाएगा। तो भाई अब देख लो कि 60 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो गए, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। तो यहां पे क्या लिखोगे, इस प्रकार से आप लिख दोगे 2, 3 और 5। भाई ध्यान रखना है कि कोई भी अवयव को आप दोबारा नहीं लिखोगे, ठीक है। तो ये हो गया चौथा। अभी 5वां क्या है, कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। सिंपल है एकदम भाई, समुच्चय बनाइए और एक तरफ से अक्षर लिखना शुरू कर दो। बस ध्यान रखना कि कोई भी अक्षर को आप दोबारा मत लिखना। इसी प्रकार से छठा वाला है बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। आपको कोई अक्षर दोबारा नहीं लिखना है, बस भाई एक तरफ से शुरू कर दो और लिखते चले जाओ। तो भाई इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 भी आप बड़े ही आराम से हल कर सकते हो। अब भाई प्रश्न नंबर 4 पे आ जाओ। यहां पर क्या है कि रोस्टर विधि दी गई है और आपको ना समुच्चय निर्माण विधि लिखनी है। तो भाई एक दो आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे भाई पहला देख लो, लिखा हुआ है 3, 6, 9, 12, 15। इस प्रकार से भाई हमारे पास कोई रोस्टर फॉर्म है और कह रहा है, सॉरी 15 नहीं है, 12 तक ही है केवल, ठीक है। अभी ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म है और कह रहा है कि इसकी समुच्चय निर्माण विधि लिखिए। तो आपको पहले ध्यान देना है कि ये संख्याएं हैं कौन और इनकी परिभाषा आपके हिसाब से क्या बन रही है। तो पहली बात तो ये 3 के गुणज लिखे हुए हैं और कितने लिखे हैं, 4 लिखे हुए हैं केवल, ठीक है। तो आप यहां लिख दो समुच्चय निर्माण विधि। कैसे लिखोगे, x कॉलन x क्या लिखोगे, 3 के प्रथम 4 गुणज
तो भाई ये क्या है, ये 3 के प्रथम 4 गुणज हैं। तो केवल आपको बस परिभाषा हिट करनी है कि परिभाषा क्या है। अगर आप परिभाषा समझ गए हो तो भाई आप आराम से ही निर्माण विधि लिख सकते हो। जैसे दूसरा वाला देख लो, लिखा है 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब आप भाई समझो कि ये कौन सी चीज है। 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। देखो 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, इस प्रकार संख्याएं लिखी हुई हैं। तो भाई अब यहां आप कैसे लिखोगे, ध्यान रखना है कि ये सब 2 की पावर है। शुरुआत कहां से है, शुरुआत 1 से है, और भाई ये 2 की पावर 5 है। अब कैसे लिखोगे, x कॉलन x, x बराबर 2 की पावर n। ठीक है, अब ये n है क्या, n बिलोंग्स टू n। अब ये बड़ी वाली n क्या है, बड़ी वाली n है प्राकृतिक संख्या। अब हमें कहां से कहां तक लेना है, 1 से लेकर हमें 5 तक लेना है। अर्थात भाई जो n का मान है वो 1 से लेकर 5 तक होना चाहिए। अब देखना कैसे, इस प्रकार से आप लिख दोगे। अगर आपको दोनों ही संख्याएं लेनी हो तो आप यहां बराबर का भी निशान लगा दो। अगर आपको 1 और 5 नहीं लेने होते तो केवल आप बड़ा का निशान लगाते, बराबर का निशान नहीं लगाते। तो भाई ये हो गया हमारा दूसरा वाला खंड। तो अगर आप इस प्रकार से पहचान पा रहे हो तो आप बड़े ही आराम से लिख सकते हो। जैसे तीसरा वाला देख लो, 5 है, 25 है, 125 है, 625 है, ये 5 की पावर है। और भाई 5 की शुरुआत की 4 पावर है। तो यहां आप लिखोगे x कॉलन x बराबर 5 की पावर n, ये सेम रखोगे, 1 से लेकर केवल 4 तक आपको जाना पड़ेगा। तो भाई इस प्रकार से ना अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो प्रश्न नंबर 4 बड़े ही आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब पांचवें में क्या है भाई, पांचवें में भी क्या है कि आपको समुच्चय निर्माण विधि मालूम है और आपको रोस्टर फॉर्म लिखना है। ठीक है, तो आप एकदम से पढ़ोगे भाई, सवाल को ध्यान दोगे क्या करना है, और भाई उसकी रोस्टर फॉर्म आप बड़े ही आराम से बता सकते हो। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 6 आपको भाई स्वयं करना है, 5वां 6ठा आपको ना स्वयं करना है, ये हम नहीं बताएंगे आपको। अगर कोई चीज आपको कठिन लग रही है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हो। तो भाई 5वें में तो आपको रोस्टर फॉर्म लिखनी है, 6ठे में क्या है, आपको ना मिलान करना है। तो भाई मिलान करना तो बहुत सरल है, एक तरफ रोस्टर फॉर्म है और एक तरफ क्या है, एक तरफ है समुच्चय निर्माण विधि, और आपको भाई बताना है कि कौन किससे मिलेगा। तो आप दोनों को पढ़ेंगे और भाई हिसाब लगाएंगे और भाई पता लगा लेंगे कि कौन सा रोस्टर रूप कौन सी निर्माण विधि में मिल रहा है आपको। ठीक है, तो 5वां 6ठा आपको स्वयं करना है। क्योंकि भाई प्रश्नावली बहुत ही सरल है तो आपको हम पूरे सवाल यहां बोर्ड पे नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, आगे से आपको हम पूरे सवाल बताया करेंगे।